दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे तटीय शहर की कहानी लेकर आया हूं जो एक समंदर के पास है, लेकिन वहां पर रहने के कुछ नियम हैं और वो नियम बहुत अजीब हैं। आखिर क्या हैं वो नियम, ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मेरी वीडियोस को रीच तो ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हम 5K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं और मुझे खुशी होगी अगर हम इसी वीडियो से वो टारगेट अचीव कर लें। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी कर देना। कमेंट करके अपना सपोर्ट दिखाना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और हमारा 5K का टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अजीब नियमों की कहानी। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी शहर में रहा हूं। ये कोई खास जगह नहीं है, ना इसका कोई नाम है, ना कोई शोहरत है। यहाँ के लोग इसे द स्वाम्प कहते हैं, जबकि असल में ये दलदल नहीं है। यह एक छोटा सा शहर है, लेकिन लगता बिल्कुल दलदल जैसा ही है। हमेशा गीला, धुंधला और ग्रे। हवा में नमक की गंध इतनी तेज होती है जैसे वो आपकी त्वचा से चिपक रही हो। यहाँ बादल कभी नहीं जाते, बारिश नहीं रुकती और हर चीज में धीरे धीरे सीलन घुस जाती है। दीवारों पर, नावों पर, यहाँ तक कि पुराने लकड़ी के घरों में भी। यहाँ की जिंदगी ऐसी ही है। आप इसके बारे में सवाल नहीं करते, आप इसके साथ जीना सीख लेते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग मछली पकड़कर ही गुजारा करते हैं। सदियों से यही तरीका चला आ रहा है। यहाँ न बड़े दफ्तर हैं, न पढ़ाई के लिए स्कूल हैं। बस नावें हैं, जाल हैं और समंदर है। ईमानदारी की कमाई है, भले ही मुश्किल क्यों ना हो। जितनी मछली पकड़ सको पकड़ो और फिर शहर में जाकर बेच दो। अगर किस्मत अच्छी हो तो 2 वक्त की रोटी के लिए काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। 2 बियर का भी जुगाड़ हो जाता है। और अगर कुछ नहीं मिला तो पेट कसकर अगले दिन फिर से कोशिश करो। और मैं आधा समय मछुआरा हूँ और आधा समय टूरिस्टों को नाव में घुमाने वाला आदमी हूँ। मैं लोगों को पानी में लेकर जाता हूँ, जो इतने जिज्ञासु होते हैं कि इस जगह तक भी चले आते हैं। यहाँ कुछ भी खूबसूरत नहीं है, न सुनहरे बीच हैं, न साफ आसमान है। बस ग्रे बारिश और काली लहरें हैं। लेकिन कभी कभी लोग आत्माएं, मॉन्स्टर्स और श्राप की कहानियों से खिंचकर चले आते हैं। डर सबको अच्छा लगता है ना? लोग अपने कैमरे, नोटबुक और तरह तरह के गैजेट्स लेकर आते हैं। वो इतिहास के बारे में पूछते हैं, अजीब कहानियों के बारे में पूछते हैं, उन बातों के बारे में जिन पर यहाँ के लोग कभी खुलकर बात नहीं करते। वो लोग हमेशा कुरेदते रहते हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा कुछ न कुछ हो ही जाता है। मैं तो बस एक मछुआरा हूं। उन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है और मैं उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करता। मेरा काम सिंपल है, उन्हें नाव पर ले जाओ, जगह दिखाओ, कहानियों का बस सुरक्षित हिस्सा सुनाओ और वापस ले आओ। उसके बाद वो क्या करते हैं वो उनका मामला है। लेकिन मैंने इतना देख लिया है कि मैं समझ सकूं। यहाँ लंबे समय तक रहो तो नियम खुद ब खुद समझ आ जाते हैं। कागज पर लिखे नियम नहीं, वो नियम जो हड्डियों में महसूस होते हैं, जो फुसफुसाहटों में आगे बढ़ाए जाते हैं। अगर आप समझदार हो तो उनका पालन करते हो, और अगर नहीं तो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। उदाहरण के लिए बच्चों को ही देख लो। अंधेरा होने के बाद वो बाहर नहीं खेलते। ऐसा करने के लिए उन्हें कोई नहीं बोलता, वो खुद जानते हैं। मछुआरों के साथ भी यही है। पश्चिम की तरफ पानी का एक हिस्सा है जहां हम मछली नहीं पकड़ते। कोई इसकी वजह नहीं बताता, बस मछुआरे वहां नहीं जाते। और शहर में एक चर्च है, सड़ा गला सा, छोटा सा, जिसकी मीनार टेढ़ी झुकी हुई है। दरवाज़ा बंद भी नहीं है, फिर भी कोई अंदर नहीं जाता, कभी भी नहीं। मेरे जैसे लोग इन बातों पर सवाल नहीं करते। सवाल तो टूरिस्ट पूछते हैं।
मैं इतना समय यहाँ रहा हूँ कि जानता हूँ कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिन्हें ढूंढना ही नहीं चाहिए। बहुत गहराई तक खोदना ठीक नहीं है। ये जगह जिज्ञासा के साथ नरमी से पेश नहीं आती। मुझे एक आदमी याद है, बड़े शहर का था, कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लेकर आया था। उसने मुझसे कहानियों के बारे में पूछा, चर्च के बारे में पूछा और पश्चिम वाले पानी के बारे में भी पूछा। मैंने वही कहा जो सबको कहता हूं, ये बस कहानियां हैं, वहां देखने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मानने वाला नहीं था। वो इधर उधर टोह लेता रहा, बूढ़े आदमियों से पूछता रहा और ऐसी जगहों में चुपके से जाता रहा जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। एक हफ्ते बाद वो गायब था। लोगों ने कहा वो आधी रात को शहर छोड़ गया, लेकिन किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। उसकी कार कई दिनों तक होटल के बाहर खड़ी रही। फिर एक सुबह वो भी गायब थी, ऐसे गायब जैसे वो कभी यहां आया ही नहीं था। लोग इस बारे में बात नहीं करते, बस कंधे उचका देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहां का यही तरीका है। इस शहर के अपने तरीके हैं, ऐसे तरीके जिनसे छेड़छाड़ नहीं करते। टूरिस्ट सोचते हैं कि वो किसी अलौकिक चीज के पीछे भाग रहे हैं, जैसे खोए खजाने के पीछे। उन्हें लगता है ये जगह भी वैसी ही है जैसी उन्होंने ऑनलाइन पढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये नहीं समझते कि खतरनाक यहाँ की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये जगह खुद ही खतरनाक है। ये शहर बाहरी लोगों को पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि जो लोग पूरी जिंदगी यहाँ रहे हैं उन्हें भी ये बस जैसे तैसे सहता है। आप सर झुकाकर रहते हो, नियम मानते हो, अपनी तरफ ध्यान नहीं खींचते, और तभी आप इस शहर में बचे रह सकते हो। पर मैं तो बस एक मछुआरा हूं, मुझे इन सब के बारे में क्या पता। मैं अपनी नाव ले जाता हूं, जितनी मछली पकड़ सकता है पकड़ता हूं और वापस ले आता हूं। जब टूरिस्ट आते हैं तो मैं उन्हें घुमा देता हूं, वही सुनाता हूं जो वो सुनना चाहते हैं, और फिर उन्हें डॉक पर छोड़ देता हूं। ना इससे ज्यादा ना इससे कम। फिर भी इतने सालों बाद भी दिल से यह एहसास नहीं जाता कि इस जगह के बारे में कुछ है जिसे मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। कुछ ऐसा जो उन कोनों में इंतजार कर रहा है जहां रोशनी नहीं पहुंचती। और शायद ऐसा ही बेहतर है, शायद ना जानना ही ठीक है। अगर कभी तुम खुद को इस जगह पर पाओ तो ध्यान से सुनना। यहां नियम हैं और उनसे जुड़ी कहानियां भी हैं, और इनमें से किसी को भी तोड़ना ऐसी गलती है जिसे दूसरी बार करने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। पहला नियम सिंपल है, जहां डेड लाइट्स दिखें वहां तैरना मत। कभी कभी बिल्कुल शांत रातों में पानी की सतह के नीचे हल्की हल्की चमकती गोल रोशनियां दिखती हैं। मछुआरे उन्हें डेड लाइट्स कहते हैं। वो मछलियां नहीं हैं, ना ही जेली फिश हैं, वो कुछ और हैं। कुछ कहते हैं कि वो डूबे हुए लोगों की आत्माएं हैं, अंधेरे में फंसी हुई हैं, जो जिंदा लोगों को अपने साथ खींच ले जाना चाहती हैं। उनके आने से पहले कोई चेतावनी नहीं मिलती। एक पल पानी सामान्य दिखता है और अगले ही पल नीचे गहराई में वो रोशनियां चमकने लगती हैं। पीली, हरी, सफेद रंग मायने नहीं रखते। जैसे ही वो लाइट्स दिखें तुरंत पानी से बाहर निकल जाओ। चाहे तुम गोता लगा रहे हो या बस पानी में खड़े हो, जैसे ही डेड लाइट्स दिखें वहां से निकल जाओ। और अगर नहीं निकले तो फिर कभी नहीं निकलोगे। लोग डेड लाइट्स की कहानियां सुनाते हैं, ऐसी चेतावनियां जो विरासत की तरह आगे बढ़ाई जाती हैं। एक मछुआरे की पत्नी कसम खाकर कहती थी कि उसके पति को उस रात नीचे खींच लिया गया था, जब पानी कांच की तरह बिल्कुल शांत था। उसकी नाव बहती हुई मिली, जाल भरे हुए थे, लेकिन वो नाव में नहीं था। बस जहां उसकी नाव थी वहां हल्की सी चमकती रोशनी थी। या फिर वो आदमी जो किनारे से बहुत दूर तैरते हुए गायब हो गया था। बाकियों ने कहा उसके नीचे रोशनियां टिमटिमा रही थीं और फिर वो पत्थर की तरह डूब गया। कई दिनों बाद उसका शव किनारे लगा, एकदम बेजान और ठंडा।
आंखें पूरी खुली हुई थीं, शून्य में घूर रही थीं। कुछ लोग कहते हैं कि डेडलाइट्स उन लोगों की आत्माएं हैं जो समंदर में मरे थे और जिंदा लोगों से नाराज और जलन से भरे हुए हैं। कुछ मानते हैं ये खुद समंदर है जो जिंदगियां लेने के लिए चाले चलता है। मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन मैंने डेडलाइट्स अपनी आंखों से देखी हैं और मैं इतना जानता हूं कि उन्हें परखने की गलती नहीं करनी चाहिए। जो आदमी मुझसे पहले ये टूर करवाता था, उसने एक बार मुझे एक कहानी सुनाई थी। वो सब कुछ गर्मियों में हुआ था, कई साल पहले, जब मैंने ये काम शुरू भी नहीं किया था। उसकी नाव पर एक टूरिस्ट था, 20-22 साल का लड़का, आत्मविश्वास से भरा हुआ, लेकिन उसमें अकल नहीं थी। वो टूरिस्ट रोमांच के लिए समंदर में तैरना चाहता था। उस बूढ़े आदमी ने उसे मना किया, कहा कि रात में तैरना सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो हंस पड़ा। बोला, बूढ़ा आदमी बस डराने की कोशिश कर रहा है, और फिर वो पानी में कूद गया। बूढ़ा आदमी वहीं जबड़ा भींचे हुए बैठा रहा और पानी को घूरता रहा। उसे भरोसा नहीं था, न रात पर, न इस इलाके के पानी पर। और तभी उसने डेडलाइट्स देखी। उस बूढ़े आदमी ने हल्की हल्की चमकती गोल रोशनियां देखी, पानी की सतह के ठीक नीचे, उस टूरिस्ट के ठीक नीचे। वो चिल्लाया, बाहर निकलो, सीढ़ी पकड़ो, लेकिन टूरिस्ट फिर से हंस पड़ा और कुछ देर बाद उसकी हंसी अचानक रुक गई। बूढ़े आदमी ने बताया, वो लड़का पानी में जड़ हो गया। उसका चेहरा एक पल में बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जो कोई और नहीं देख पा रहा था। उसने नीचे देखा और फिर वो गायब हो गया। न पानी छपका, न कोई आवाज आई, बस ऐसे ही गायब हो गया। कुछ ही पलों में पानी फिर से शांत हो गया और डेड लाइट्स बुझ गईं, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। कई दिनों बाद उसका शव किनारे पर मिला। मैंने उसकी गलती से सीखा और तब से अंधेरा होने के बाद कभी किसी को नाव पर लेकर नहीं गया। ये सब कुछ जोखिम लेने लायक नहीं है। समंदर जितना खूबसूरत है उतना ही निर्दयी भी है, और डेडलाइट्स इसका सबूत हैं। दूसरा नियम, सॉल्ट रॉक के पास से गुजरते वक्त हमेशा कानों में रुई डाल लो। वो जगह पानी से निकली चट्टानों की एक लंबी कतार है, जैसे टूटी हुई हड्डियां बाहर झांक रही हों। वो चट्टानें इतनी नुकीली हैं कि कुछ ही सेकंड में नाव का निचला हिस्सा फाड़ दें, और वहां जहाज़ों के मलबे ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे टूटे हुए खिलौने हों। वो जगह ऐसी है जिससे आप दूर ही रहते हो जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो। खतरा सिर्फ चट्टानों से नहीं है, खतरा उस चीज से है जिसे आप देख नहीं सकते। सॉल्ट रॉक साइरेंस का घर है, और नहीं, ये परियों की कहानियों जैसा अच्छा नहीं है। आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हो। शुरुआत एक हल्की गूंज से होती है, जिसे सुनने से पहले आप अपनी हड्डियों में महसूस करते हो। जैसे जैसे आप करीब जाते हो, आवाज बढ़ती जाती है। वो एकदम से नहीं टकराती, धीरे धीरे अंदर घुसती है। पहले नरम, जैसे हवा में बहती कोई लोरी हो, लेकिन अगर आपने उसे अंदर उतरने दिया, अगर ज्यादा देर तक सुना, तो आपका खेल खत्म है। साइरेंस का गीत आपको चट्टानों की तरफ खींचता है, जैसे पतंगा आंख की तरफ खींचता है। आपको लगेगा यह सबसे खूबसूरत आवाज है जो आपने कभी सुनी है, और जब तक समझ आएगा कि क्या हो रहा है, आपकी नाव टुकड़ों में बट चुकी होगी और आप डूब रहे होंगे। इसलिए हम रुई का इस्तेमाल करते हैं। हर मछुआरा इसे अपने पास रखता है ताकि आवाज को रोका जा सके। यह तरीका परफेक्ट नहीं है, लेकिन खाली कानों से बेहतर है। मैं हमेशा अपनी जेब में थोड़ी सी रखता हूं और नाव पर एक डब्बा भी रखता हूं। अगर आप कभी मुझे पानी में जाते देखो तो आप नोटिस करोगे कि सॉल्ट रॉक के पास जाने से पहले मैं डॉक पर रुककर अपने कानों में रुई लगाता हूं। एक बार एक टूरिस्ट आया था, 50 साल के आसपास का आदमी था। उसने साइरेंस के बारे में ऑनलाइन पढ़ा था और उसे
मछुआरों की पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं था। वो जहाज़ों के मलबे देखना चाहता था। उसने मेरे सामने पैसे लहराए, लेकिन मैंने साफ कह दिया, मैं वहां नहीं जाता और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। उसने दूसरी नाव ढूंढ ली, कोई ऐसा जो पैसों के लिए तैयार था। मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ। जब उसकी नाव वापस लाई गई, वो आदमी उस पर नहीं था, और जो आदमी उसे ले गया था उसने एक शब्द तक नहीं कहा। बस नाव बांधी, अपने ट्रक में बैठा और शहर छोड़ गया। सॉल्ट रॉक हमेशा से ऐसा ही रहा है। चट्टानें नुकीली हैं, जहाज़ों के मलबे वहीं पड़े रहते हैं और सायरन्स भूखी रहती हैं। किसी ने कभी मलबा हटाने या सुरक्षित रास्ता बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये जोखिम लेने के लायक नहीं है। उसे वैसे ही छोड़ दिया गया है जैसे यहाँ की बाकी चीज़ों को छोड़ा गया है। ये जगह खतरों से भरी है, लेकिन वो छुपे हुए नहीं हैं। वो खतरे खुले में हैं, बस आपको उन्हें पहचानना आना चाहिए। नियम मुश्किल नहीं है, लेकिन माफ भी नहीं करते। उन्हें तोड़ो और समंदर याद दिला देगा कि असली मालिक कौन है। अगला नियम मछुआरों के लिए है। अपनी रस्सियां हमेशा चेक करो। आप सोचोगे रस्सी तो बस रस्सी है, एक साधारण चीज है, उसमें क्या खास है। लेकिन यहां रस्सियां जान बचाने वाली डोर हैं। वो जाल को थामे रखती हैं, नाव को बांध कर रखती हैं, और जो भी आपने पकड़ा है उसे बहने नहीं देती। उनके बिना आप सिर्फ मछलियां नहीं खोते, अपनी जान भी जोखिम में डालते हो। इसलिए हम गांठें देखते हैं, डोरियां जांचते हैं, रेशे तक परखते हैं। हम जोखिम नहीं लेते, लेकिन कभी कभी चाहे आप कितने भी सावधान हो, रस्सियां टिकती नहीं हैं। मछुआरे बताते हैं कि रस्सियां घिसी हुई मिलती हैं या पूरी तरह कुतरी हुई मिलती हैं। सिरों पर छोटे छोटे नुकीले दांतों के निशान होते हैं। बूढ़े लोग इन्हें रोप बाइटर्स कहते हैं। किसी ने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन निशान हमेशा एक जैसे होते हैं। जाल तैरते हुए मिलते हैं, पिंजरे बहते हुए मिलते हैं, और सबसे मोटी रस्सी भी सफाई से कटी होती है। रोप बाइटर्स की वजह से हम हर गांठ को 2 बार जांचते हैं और सस्ती रस्सियां इस्तेमाल नहीं करते। कुछ मछुआरों के अपने रिवाज भी हैं। मेरे चाचा गांठ पर थूकते थे, फिर उसे पानी में फेंकते थे। कहते थे इससे रोप बाइटर्स दूर रहते हैं। कुछ लोग अपने जाल पर नमक छिड़कते हैं ताकि उन पर भगवान की कृपा बनी रहे। और मैं बस अपनी रस्सियां 2 बार, कभी कभी 3 बार जांचता हूं और फिर निकलता हूं। मेरे लिए तो अब तक यही काम कर रहा है। फिर आता है बालों का रिवाज। यहां कई मछुआरे बाल लंबे रखते हैं, फैशन के लिए नहीं, समंदर के लिए। पुराने मछुआरे मानते हैं कि अगर आप अपना एक हिस्सा समंदर को दे दें तो वो आपको पूरा नहीं लेगा। वो बालों की लट को गांठ में बांधते हैं और फिर चढ़ावे की तरह पानी में फेंक देते हैं। वो कहते हैं नीचे जो भी है उसे कुछ दे दो ताकि वो आपकी नाव का पीछा ना करे। मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कैसे बालों को सही तरह से गांठ लगानी है ताकि डूबने से पहले खुले नहीं। शुरू में ये सब बेवकूफ़ी जैसा लगा, जैसे किसी पुराने अंधविश्वास से खेल रहे हों। लेकिन एक दिन जब मैं भूल गया, मेरी नाव अपने आप बहती चली गई। चाहे लंगर कितना भी कसकर बांधा, वो बार बार छूट जाता। उसके बाद मैं ये नियम कभी नहीं भूला। आप इसे इत्तेफाक कह लो, लेकिन मैं जोखिम नहीं लूंगा। कुछ जवान लड़के हंसकर टाल देते हैं, कहते हैं ये बस पुरानी औरतों की कहानी है, लेकिन वो सीखेंगे। यहाँ पुराने तरीकों को नज़रअंदाज करने का अंत अच्छा नहीं होता। और फिर आती है सॉल्ट लाइन। ये थोड़ा अलग है, ये अक्सर नहीं होता। शायद किसी मछुआरे की जिंदगी में कुछ ही बार हुआ हो, लेकिन जब होता है तो वो याद हमेशा के लिए दिमाग में बस जाती है। धुंध वाले दिनों में कभी कभी पानी पर एक हल्की सफ़ेद रेखा दिखाई देती है। वो क्षितिज से भी आगे तक फैली होती है,
जैसे किसी ने चौक से समंदर पर सीधी लाइन खींच दी हो। बूढ़े लोग उसे सॉल्ट लाइन कहते हैं। वो कहते हैं कि ये एक सीमा है, हमारे संसार और किसी और चीज के बीच की रेखा है। अगर उसे पार करोगे तो ऐसे पानी में चले जाओगे जहां से वापसी नहीं होती। सॉल्ट लाइन के उस पार का पानी अब हमारे संसार का हिस्सा नहीं है, वो कुछ और है। और एक बार वहां पहुंचे तो हमेशा के लिए गए। मुझे याद है, जब मैं बच्चा था, एक नाव के गायब होने की खबर सुनी थी। 3 लोगों की छोटी मछली पकड़ने वाली टोली धुंध छाने के बाद गायब हो गई थी। कई दिनों बाद उनकी नाव सॉल्ट लाइन के पास बहती हुई देखी गई। कुछ मछुआरे कसम खाकर कहते थे कि उन्होंने उन लोगों को मदद के लिए हाथ हिलाते देखा था, लेकिन कोई पास नहीं गया। उन्हें पता था क्या करना है। सॉल्ट लाइन के पार की नावें जीवित नहीं रहती। लकड़ी बहुत पुरानी और सड़ी हुई दिखती है, फिर भी नावें तैरती रहती हैं। और लोग, अगर उन्हें लोग कहा जा सके, वो भी ठीक नहीं दिखते। वो पीले और फीके होते हैं, जैसे बहुत देर तक पानी के नीचे रहे हों। और उनकी हरकतें अजीब, टूटी फूटी, गलत लगती हैं। अगर कभी सॉल्ट लाइन के पार कोई नाव दिखे तो तुरंत मुड़ जाओ, हाथ मत हिलाओ, आवाज मत दो, उनके पास मत जाओ। और अगर उन नावों में से कोई तुम्हें हाथ हिलाए तो उन्हें नजरअंदाज करो। वो मर चुके हैं, भले ही उन्हें खुद पता ना हो। मैंने सॉल्ट लाइन सिर्फ एक बार देखी है। एक सुबह धुंध इतनी घनी थी कि 10 फुट आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी मैंने उसे देखा, पानी को काटती हुई एक पतली सफेद रेखा। वो खास नहीं दिखती थी, बस हल्की सी चमक की तरह लगती थी। लेकिन उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने अपने जाल पहले से भी तेजी से समेटे और नाव घुमा ली। इससे फर्क नहीं पड़ा कि मछलियां अभी पूरी नहीं हुई थी। मैं ये जानने के लिए नहीं रुकने वाला था कि उस पार क्या है। वापस आते समय मुझे लगा मैंने धुंध में कुछ देखा था, शायद किसी नाव की परछाई जो सॉल्ट लाइन के पास बह रही थी। मैं जरा भी धीमा नहीं हुआ, ज्यादा गौर से भी नहीं देखा, बस चलता रहा। जब मैंने बाकी मछुआरों को बताया कि मैंने क्या देखा, तो वो ऐसे सर हिलाने लगे जैसे ये कोई नई बात नहीं थी। एक ने मेरी पीठ थपथपाई कि मैंने सही किया। तब से मैं धुंध में कभी नहीं निकला। अगर मैं पानी में रहूं और धुंध छा जाए तो मैं सीधा लौट आता हूं। समंदर अपने राज अपने पास रखे, मुझे उन्हें जानने की जरूरत नहीं है। आखिरी नियम सबसे आसान है, लेकिन शायद सबसे जरूरी है। लाइट हाउस के पास मत जाओ। लाइट हाउस एक सूने द्वीप पर खड़ा है। क्षितिज के सामने एक काली आकृति जैसा दिखता है। वहां कुछ नहीं उगता, ना पेड़, ना घास, यहां तक कि वो जिद्दी पौधे भी नहीं जो बाकी जगह चट्टानों से चिपके रहते हैं। वो द्वीप मरा हुआ है। पक्षी भी उससे दूर रहते हैं, कई मील का चक्कर लगाकर उड़ते हैं। मछुआरे भी वहां नहीं जाते। उसके पास जाने के लिए या तो बहुत मजबूर होना पड़ेगा या बहुत बेवकूफ। लाइट हाउस तब से खाली पड़ा है जब से मैं पैदा हुआ हूं। कोई कारण नहीं बताता। कुछ कहते हैं एक रात उसका रखवाला बिना किसी निशान के गायब हो गया था, और कुछ लोग कहते हैं वो जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए बना ही नहीं था। सच जो भी हो, सब मानते हैं कि वो शापित है। वहां कोई नहीं जाता, ज्यादा देर तक उसे कोई नहीं देखता, और अगर उसकी रोशनी जल जाए तो उस पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो रोशनी जलनी ही नहीं चाहिए। उसे जलाने वाला वहां कोई नहीं है। डॉक सड़ चुका है, और वहां तक जाने लायक जो एक बड़ी नाव थी वो सालों पहले डूब चुकी है। लेकिन कभी कभी देर रात रोशनी फिर भी जल उठती है। वो धुंध को चीरती हुई निकलती है, तेज, तलाशती हुई, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। अगर आपके पास दूरबीन हो तो द्वीप पर अजीब चीजें बिखरी हुई दिखती हैं। एक लाल बैकपैक
एक पीला नोटपैड, एक जोड़ी स्नीकर्स, एक बालों की कंघी, छोटी छोटी चीजें जो वहां की नहीं है और ना ही वहां होनी चाहिए। लोग कहते हैं ये उन लोगों की चीजें हैं जो लाइट हाउस के पास डूबे या गायब हुए थे। ज्यादातर टूरिस्ट जो समझदार नहीं थे या जिन्हें लगा वो सब संभाल लेंगे। पहली बार जब मैंने वो रोशनी देखी, मैं 15 साल का था। देर रात थी, काफी अंधेरा हो चुका था और मैं दोस्तों के साथ डॉक पर बैठा लहरें देख रहा था। बारिश रुक चुकी थी और सन्नाटा भारी था, जैसा यहां कभी कभी हो जाता है। और तभी लाइट हाउस की रोशनी जल उठी। शुरू में वो हल्की थी, धुंध के बीच मुश्किल से दिख रही थी, लेकिन फिर वो तेज हो गई और पानी पर आगे पीछे घूमने लगी। डैनियल ने मजाक में कहा कि लाइट हाउस फिर से जिंदा हो गया है। वो हंसा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा, बस देखते रहे। आखिर में जिम्मी, जो हमसे बड़ा था और नावों पर काम करता था, वो खड़ा हुआ। उसने जरा भी देर नहीं की। उसने कहा, नजरें फेर लो। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा कर दिया। जिम्मी में वो शक्ति थी जो तब आती है जब कोई ऐसी बातें जानता हो जो बाकी नहीं जानते। हम में से किसी ने कोई सवाल नहीं किया। हम बिना एक शब्द बोले उसके पीछे पीछे शहर लौट आए। वहां पहुंचकर उसने साफ साफ कहा, जो हमने देखा है उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। उसने चेतावनी भी दी कि उस रोशनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो किसी को रास्ता नहीं दिखा रही थी, वो धोखा दे रही थी। तब मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन अब समझता हूं। लाइट हाउस आपको सुरक्षा की ओर नहीं ले जाता, वो आपको फंसाता है। और अगर आप उसके पीछे चले तो आप वापस नहीं आओगे। उन लोगों की कहानियां भरी पड़ी हैं जिन्होंने ये बात नहीं मानी, जैसे वो कपल जिसे लगा लाइट हाउस रोमांटिक है। उन्होंने छोटी नाव किराए पर ली और सारी चेतावनियां अनसुनी करके निकल पड़े। जब धुंध छाई, वो गायब हो गए। कई दिनों बाद उनकी नाव लाइट हाउस के पास बहती मिली और वो खाली थी। फिर एक स्थानीय आदमी था जिसने द्वीप पर कैंप करने का फैसला किया। उसने कहा कि ये सब पुराने अंधविश्वास हैं। वो टेंट और सामान लेकर गया, ये साबित करने की डरने जैसा कुछ नहीं है। सुबह तक उसकी नाव किनारे लग गई थी, लेकिन नाव में वो नहीं था। बस उसकी टॉर्च मिली, वो भी रेत पर पड़ी हुई थी और उसकी बैटरियां खत्म थीं। उस रात के बाद से मैंने वो रोशनी कुछ बार और देखी है। अब मैं उसे सीधे नहीं देखता, मैं मुंह फेर लेता हूं, किसी और चीज पर ध्यान देता हूं और उसके बुझने का इंतजार करता हूं। वो हमेशा अपने आप बुझ जाती है, किसी को नहीं पता ये क्यों होता है। कुछ लोग कहते हैं कि लाइट हाउस की अपनी इच्छा है और जब उसे आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है तो वो खुद जल उठती है। कुछ मानते हैं कि वो एक संकेत है, किसी चीज को वापस द्वीप पर बुलाने का तरीका है। कारण जो भी हो, नियम वही रहता है। लाइट हाउस के पास मत जाओ, लाइट हाउस को यूं ही खड़ा रहने दो। समंदर में पहले ही काफी खतरे हैं, उसमें इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर कभी धुंध के बीच वो रोशनी चमकती दिखे तो बस याद रखना, उस लाइट हाउस को कोई नहीं जला रहा। जो भी उस रोशनी को जला रहा है वो इंसान नहीं है। एक आखिरी कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है कि मैंने अपना दायां हाथ कैसे खोया। मैं ज्यादातर ये कहानी किसी को नहीं बताता, लेकिन अगर आपको नियमों का असली मतलब समझना है तो ये जानना जरूरी है। ये कई साल पहले एक धुंधले से गर्मियों के दिन हुआ था। वो टूरिस्ट सीजन था। इस शहर में भीड़ नहीं आती, लेकिन कभी कभी अजनबी यहां से गुजरते हैं। उन्हें पहचानना आसान है। साफ कपड़े, फैली हुई आंखें, जैसे वो किसी पेंटिंग को देख रहे हों, असली जगह को नहीं। उस गर्मी में आम से ज्यादा लोग आए थे।
कभी कभी ऐसा होता है जब इस जगह की कहानियां ज्यादा फैल जाती हैं, अफवाहें जिज्ञासा जगा देती हैं और अचानक लोग खुद देखना चाहते हैं। शुरुआत में सब ठीक था, हमेशा ऐसा ही होता है। हमने ज्यादा मछलियां बेची, शहर की दुकानों ने सालों में सबसे अच्छा महीना देखा और बार भी काफी शोरगुल से भरा था। अजनबी लोग इस जगह की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे को सुना रहे थे। ऐसे शहर में शोर का मतलब कमाई होता है, इसलिए किसी ने शिकायत नहीं की। लेकिन यहां शांति कभी टिकती ही नहीं। उन टूरिस्टों में एक परिवार अलग दिख रहा था, माँ, पिता और एक किशोर बेटा। वो बिल्कुल सामान्य दिखते थे, मिडिल क्लास, चमकते स्नीकर्स और ठीक ठाक कार। ऐसे लोग जो असली अनुभव के लिए किसी महंगे रिजॉर्ट की बजाय सस्ती मछुआरों की बस्ती चुन लेते हैं। उन्होंने सराय में एक छोटा सा कमरा लिया और एक हफ्ता रुके। माता पिता अपने में रहते, बीच पर टहलते, तस्वीरें लेते, लेकिन उनका लड़का अलग था। वो कॉलेज में मरीन बायोलॉजी पढ़ रहा था और साफ दिखता था कि उसे ये बहुत पसंद था। मैंने उसे एक बूढ़े आदमी से कहते सुना कि वो एक दिन शार्क या कोरल रीफ के साथ काम करना चाहता है। इस जगह के हिसाब से उसके बहुत बड़े सपने थे, लेकिन जो बात उसे सच में खुशी देती थी वो थी सी मॉन्स्टर्स की कहानियां। वो डेड लाइट्स, सायरन्स और जहाज़ों के मलबे की हर कहानी ऐसे सुनता जैसे कोई बच्चा क्रिसमस के तोहफे खोल रहा हो। उसके सवाल कभी खत्म ही नहीं होते थे। मछुआरों को क्या लगता है कि डेडलाइट्स क्या हैं? क्या सायरन सच में होती हैं? क्या किसी ने सॉल्ट लाइन के पार की नावें देखी हैं? अगर पीछे मुड़कर देखता हूं तो निशान साफ थे, उसकी जिज्ञासा, उसके सवाल, और जब कोई उसे जवाब देता तो उसकी आंखों की चमक देखने वाली थी। लेकिन उस समय थोड़ा अच्छा भी लगा, जैसे कोई शहर को अहमियत दे रहा हो। जब आपने अपनी जिंदगी एक भूले हुए शहर में बिताई हो और कोई दिलचस्पी दिखाए तो सतर्कता ढीली पड़ जाती है। वो लड़का दिन भर नावों के स्केच बनाता या अपनी छोटी चमड़े की डायरी में नोट्स लिखता। वो किसी के रास्ते में नहीं आ रहा था, इसलिए किसी ने उसे हटने को नहीं कहा। जब वो स्केच नहीं बना रहा होता था तो नाविकों और मछुआरों से ऐसे बातें करता था जैसे वो उसके पुराने दोस्त हों। उसका ध्यान खासकर लाइट हाउस पर रहता था, भले ही वो खुलकर नहीं कहता था, लेकिन मैंने देखा उसके सवाल हमेशा लाइट हाउस पर लौट आते थे। सबसे दूर कोई कहाँ तक गया है? क्या कोई लाइट हाउस तक गया है? क्या उस रोशनी का कोई मतलब है? ज्यादातर मछुआरे उसे टाल देते, लेकिन कुछ लोग उसे वही पुरानी चेतावनियां दे देते। पास मत जाना, रोशनी पर भरोसा मत करना, वो द्वीप शापित है। वो ऐसे कहते जैसे किसी बच्चे को गर्म चूल्हे से दूर रहने को कह रहे हों। वो लड़का भी हंस देता, कहता ये लोक कथा है, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ती गई। हफ्ते के अंत तक वो परिवार सबको पहचान में आने लगा था। माता पिता अपनी दिनचर्या में लगे रहते और लड़का डॉग के पास घूमता, सवाल पूछता, स्केच बनाता। कुछ मछुआरों को वो पसंद आने लगा था। वो लोग कहते थे वो उन्हें अपने बच्चों की याद दिलाता है। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता कि उन्होंने खतरा नहीं देखा। जिज्ञासा मासूम दिख सकती है, लेकिन इस शहर में जिज्ञासा खतरनाक है। बहुत ज्यादा हो जाए तो नियम नियम नहीं लगते, आप उन्हें चुनौती समझने लगते हो। मैंने ये होते देखा है। टूरिस्ट सोचते हैं कि कहानियां बस कहानियां हैं और स्थानीय लोग ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन इसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। जिस दिन सब कुछ बदल गया वो भी किसी और दिन जैसा ही शुरू हुआ था। ग्रे आसमान, हल्की बूंदाबांदी, ऐसा मौसम जिसे हम अब नोटिस भी नहीं करते। मैं कुछ टूरिस्ट के साथ टूर की तैयारी कर रहा था। ऐसी धीमी सुबह जब पानी भारी सा लगता है, जैसे अपने अंदर राज छुपाए हुए हो। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं डॉक पर लौटा वो परिवार वहीं था। माता पिता ने शालीनता से हाथ हिलाया, लेकिन उनका लड़का उनके साथ नहीं था।
मैंने सोचा वो कहीं स्केच बना रहा होगा या किसी बूढ़े को सवालों से परेशान कर रहा होगा। शाम तक जब धुंध धीरे धीरे घिरने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे पूरे दिन नहीं देखा। टूरिस्ट का इधर उधर घूमना आम बात थी, लेकिन अंदर कुछ खटक रहा था। मैंने खुद को समझाया वो ठीक होगा, शायद होटल में होगा, लेकिन अंदर कहीं मैं सच जानता था। संकेत मेरे सामने थे और मैंने उन्हें अनदेखा किया। बस मुझे ये नहीं पता था कि इसकी कीमत मुझे भी चुकानी पड़ेगी। शाम तक मुझे पता चल गया कि कुछ गलत है। लड़के के माता पिता बार में घुस आए। उनके चेहरे पीले और तनाव से भरे थे। मां के हाथ में एक कागज था। वो इतनी कांप रही थी कि उसे सीधा पकड़ना मुश्किल था। पिता का जबड़ा कसा हुआ था, चेहरा डर और गुस्से के बीच अटका हुआ था। उन्होंने पूछा कि क्या किसी ने उनके बेटे को देखा है, और मेरे सीने में जैसे भारी पत्थर बैठ गया। लड़का पूरे दिन किसी को नहीं दिखा था, ना मुझे, न बाकी मछुआरों को, न किसी और को। यह अपने आप में बुरा था। लेकिन फिर मां ने वो नोट खोला और कांपती आवाज में पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था कि उस दोपहर वो सॉल्ट रॉक गया है। सॉल्ट रॉक। वहां इतनी सारी जगह थी, लेकिन वो वहीं क्यों गया? पहले तो समझ नहीं आया। फिर मुझे उसके सारे सवाल याद आए, वो सारी कहानियां जिनसे उसका मन नहीं भरता था। वो सिर्फ समंदर के बारे में जिज्ञासु नहीं था, वो उसके राज जानना चाहता था। वो बातें जिन्हें छूने की हिम्मत कोई और नहीं करता था। और अब लगता था कि वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ा था। मां की आंखों में आंसू थे और घबराहट साफ दिख रही थी। पिता बाहर से शांत दिख रहे थे, लेकिन मैं देख सकता था उस सख्त चेहरे के पीछे लाचारी छुपी थी। वो डरे हुए थे और उनके डरने की पूरी वजह थी। मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चों के लिए दिल हमेशा नरम रहा है। वो मुझे उस समय की याद दिलाते हैं जब जिंदगी आसान थी, जब मुझे नहीं पता था कि समंदर क्या कर सकता है। इसलिए जब मैंने सुना कि वो लड़का कहाँ गया है, मैंने दोबारा सोचने की भी जरूरत नहीं समझी। मैंने माता पिता से कहा कि वो बार के अंदर ही रहें, जहां गर्मी है, सूखापन है और वो सुरक्षित रहेंगे। आखिरी चीज जो मुझे चाहिए थी वो ये था कि वो खुद बाहर निकल पड़े और मुसीबत में फंस जाएं। जैसे ही माता पिता बैठे, बाकी मछुआरे आपस में फुसफुसाने लगे। उनकी आवाजें बार के शोर के ऊपर भी साफ सुनाई दे रही थी। वो लड़के के पीछे जाने की योजना नहीं बना रहे थे, सॉल्ट रॉक तक तो बिल्कुल नहीं। मैंने उनकी कुछ बातें सुनी कि इन दिनों समंदर बहुत उग्र है, कि वहां जाना समय की बर्बादी होगी। लेकिन वहां एक बच्चा है, मैंने कहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे देखते रहे। उनके चेहरों पर शर्म साफ थी, लेकिन कोई भी हिला नहीं। कुछ ने अपने गिलासों की तरफ देखना शुरू कर दिया और मेरी नजरों से बचने लगे। कुछ माता पिता की तरफ देखने लगे जो कोने में चुप बैठे थे। मां अब भी वो कागज का टुकड़ा पकड़े हुए थी। किसी ने मेरे साथ आने की पेशकश नहीं की। उनकी खामोशी ही सब कह रही थी। मेरे पास बहस का समय नहीं था। मैं मुड़ा और निकल गया। अगर कोई और मदद नहीं करेगा तो मैं खुद करूंगा। सबसे पहले मैंने अपना चाकू निकाला और अपने बालों की एक लंबी चोटी काट ली। मैंने उसे वैसे ही गांठों में बांधा जैसे मेरे पिता ने सिखाया था। मेरे हाथ तेज और स्थिर थे। अपने ही एक हिस्से को समंदर के लिए ले जाना था। एक छोटा चढ़ावा, एक ध्यान भटकाने वाली चीज। वो काफी नहीं था, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर था। फिर मैंने अपने बैग में थोड़ी सी रुई रखी। सॉल्ट रॉक बिना तैयारी के जाने की जगह नहीं थी। वहां की सायरेंस को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या क्यों आए हो। अगर सावधान नहीं रहे तो वो तुम्हें वैसे ही डुबो देंगी। रुई मेरी सबसे अच्छी सुरक्षा थी और मैं उसे छोड़े बिना नहीं जाने वाला था। आखिर में मैंने अपनी रस्सियां देखी।
हर गांठ और डोरी 2 बार चेक की, बल्कि 3 बार चेक की। समंदर बेचैन था और मैं छोटी से छोटी गलती भी नहीं कर सकता था। रोप बाइटर्स हों या ना हो, मेरी रस्सियां मजबूत रहनी चाहिए थीं। अगर वो नहीं टिकती तो मैं भी उसी लड़के की तरह खो जाता। सब कुछ तैयार होने के बाद मैंने नाव को डॉक से धक्का दिया और उसमें चढ़ गया। मैंने इंजन चालू किया और सीधा सॉल्ट रॉक की ओर बढ़ गया। हवा ठंडी थी, पानी की छींटें चेहरे को चुभ रही थीं, लेकिन मैं रुका नहीं। आगे नुकीली चट्टानें दिखने लगीं। उनकी तेज धारें समंदर से बाहर उठी हुई थी। मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा और अंधेरे क्षितिज की ओर बढ़ा। सॉल्ट रॉक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन हर मिनट एक युग जैसा लगा। लहरें उग्र थी, हवा ऐसे चिल्ला रही थी जैसे मुझे स्टीयरिंग से उखाड़ फेंकना चाहती हो। कानों में रुई मजबूती से दबाए मैंने चट्टानों के आसपास के पानी को देखा। चट्टानें भालों की तरह बाहर निकली थी, काली और नुकीली, और उनसे चिपकी टूटी नावें कंकाल जैसी दिख रही थी। मैं उस लड़के का नाम पुकारता रहा। मेरी आवाज गरजते समंदर में कच्ची और कमजोर लग रही थी। टकराती लहरें कान फाड़ देने वाली थी। मैं जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया, इस उम्मीद में कि वो सुने और जवाब दे। तभी आंख के कोने से मैंने हल्की सी हरकत देखी। पानी में कुछ था, शायद पूंछ या कोई पंख। वो एक पल के लिए था और फिर गायब हो गया। और तभी मुझे मेरे पिता की बात याद आई। उन्होंने बहुत पहले कहा था, अगर तुम समुंदर से वो चीज वापस चाहते हो जिसे वो पहले ही ले चुका है, तो बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। समंदर मुफ्त में कुछ नहीं देता। उन्होंने एक बार मुझसे ये कहा था। मैं हमेशा सोचता था ये बस उनकी कहानी है, लेकिन अब वो शब्द ही मेरी आखिरी उम्मीद थे। मैंने चिल्लाना बंद किया, नाव के किनारे खड़ा हुआ और अंधेरी लहरों में घूरने लगा। मुझे पता है वो तुम्हारे पास है, उसे वापस दे दो, वो बस एक बच्चा है, मैंने कहा। लेकिन समंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। लहरें टकराती रहीं, हवा चीखती रही। मेरे पिता ने कहा था समंदर सुन सकता है, लेकिन तभी जब बदले में कुछ दिया जाए। मैंने गहरी सांस ली, हिलती नाव में खुद को संभाला और फिर से बोला, तुम क्या चाहते हो? उसे वापस देने के लिए क्या चाहिए? लहरें रुकी नहीं, लेकिन कुछ बदल गया। मैं देख या सुन नहीं सकता था, लेकिन हवा में हल्का बदलाव था, जैसे समंदर मेरी बात के बारे में सोच रहा हो। फिर हल्की सी ठक की आवाज हुई। कोई चीज मेरे नाव के किनारे से टकराई। मैं झुका और देखा, बहती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा सालों से पानी में रहने से चिकना और फीका पड़ा हुआ था। वो वहीं तैर रहा था, हल्का सा नाव को छू रहा था, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। सावधानी से मैंने उसे उठाया और हाथ में पलटा, और तभी मैंने देखा उसकी सतह पर नुकीले खुरदरे अक्षरों में, जैसे किसी नुकीली चीज से उकेरा गया हो, एक शब्द लिखा था, हाथ। मैं उसे घूरता रहा। मेरा दिल एकदम से भारी हो गया था। साइरेंस बहुत लालची प्राणी हैं। वो आसानी से सौदा नहीं करती, और जब कुछ मांग लेती हैं तो उसके अलावा और कुछ नहीं मानती। मुझे पता था कुछ और देने की कोशिश बेकार है, या तो मेरा हाथ या कुछ नहीं। मैंने अंधेरे पानी की तरफ देखा। उसके नीचे उस लड़के का पीला चेहरा कल्पना में आया। उसके फेफड़े समुद्री पानी से भर रहे थे, और हर सेकंड उसकी जिंदगी दूर जा रही थी। मेरे पास सोचने का समय नहीं था, न बहस का वक्त था, न हिचकिचाने का मौका था। मैंने अपने दाएं हाथ की तरफ देखा, जो नाव के किनारे टिका हुआ था। मेरी तर्जनी उंगली स्टीयरिंग पकड़े पकड़े हल्की सी मुड़ी हुई थी, और उसी पल मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है।
मैंने अपनी कमर पर बंधे चाकू की ओर हाथ बढ़ाया। उसका ब्लेड बहुत तेज था। मैं उसे रस्सियां काटने के लिए हमेशा तेज रखता था और वो ग्रे रोशनी में हल्का सा चमक रहा था। मैंने दांत भींचे, ब्लेड को कलाई के ठीक ऊपर रखा और गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। दर्द तुरंत उठा, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने काट दिया और देखा मेरा हाथ पानी में गिर गया। समंदर ने उसे तुरंत निगल लिया। लहरों ने उसे ऐसे नीचे खींच लिया जैसे वो कभी था ही नहीं। मेरा बायां हाथ अपने आप हरकत करने लगा। एक रस्सी पकड़ी और बाह के कटे हिस्से पर कसकर बांध दी ताकि खून रुक सके। गांठ मजबूत थी और फिर सब कुछ थम गया। लहरें, तूफान, यहां तक कि हवा भी जैसे रुक गई थी। फिर मैंने कुछ सुना। नाव के किनारे से हल्की सी ठक की आवाज आई और वहां वो था, वो लड़का। उसका चेहरा पीला था, बाल सर से चिपके हुए थे, लेकिन वो जिंदा था। वो नाव के किनारे पर मुक्का मार रहा था, दूसरा हाथ किनारे को पकड़े हुए था, खुद को थामे रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने बाएं हाथ से उसे पकड़ा और अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर उसे नाव पर खींच लिया। वो गिर पड़ा, हवा के लिए खांसने लगा। उसके मुंह से समुद्री पानी निकल रहा था। मैं उसके पास घुटनों के बल गिर गया। राहत की लहर मुझ पर छा गई। भले ही मेरी बाह में बेतहाशा दर्द हो रहा था, वो जिंदा था। किसी तरह हर संभावना के खिलाफ वो जिंदा था। मैंने खुद को खड़ा किया और लड़खड़ाते हुए स्टीयरिंग तक पहुंचा। एक हाथ से नाव चलाना आसान नहीं था, लेकिन मैंने कर लिया। मैंने नाव को किनारे की तरफ मोड़ा और इंजन को पूरी ताकत से दौड़ाया। हर लहर मेरे खिलाफ थी, लेकिन मैं डटा रहा। लड़के की सांसें हल्की थीं और मुझे पता था वो अभी सुरक्षित नहीं है। उसके फेफड़े पानी से भरे थे और शरीर कमजोर था। मुझे उसे जल्दी वापस लाना था। जब हम डॉक पर पहुंचे, बाकी मछुआरे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लड़के को उठाया और उसके माता पिता के पास ले गए, जो राहत में रो रहे थे। उसकी मां ने उसे कसकर पकड़ लिया। आंसू उसकी शर्ट भिगो रहे थे और उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। लड़का और मैं, हमें कई मील दूर अस्पताल ले जाया गया। वो बच गया। डॉक्टरों ने कहा अगर मैं 1 मिनट भी देर करता तो वो नहीं बचता। जहां तक मेरी बात है, उन्होंने मेरी बाह के बचे हिस्से के साथ जितना कर सकते थे उतना किया। मेरी बांधी हुई गांठ ने खून रोक दिया था, लेकिन मैं जानता था मैं कभी पहले जैसा नहीं रहूंगा। लड़के के माता पिता बार बार मेरा धन्यवाद करते रहे, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कहने के लिए था भी क्या। मैंने वही किया जो करना था और उसकी कीमत चुका दी। समंदर के साथ यही होता है, तुम्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। खैर, तब से काफी समय बीत चुका है। अब बच्चे मुझे कैप्टन हुक कहते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता। एक बचकाने अंदाज में ये थोड़ा प्यारा ही है। मैं उन्हें ऐसा बुलाने देता हूं, कभी कभी साथ भी देता हूं। मानता हूं मैं थोड़ा समुद्री डाकू जैसा दिखता हूं। मेरे लंबे बाल एक तरफ गुथे रहते हैं, हालांकि अब ज्यादातर सफेद हो चुके हैं। डॉक पर बैठकर मैं पाइप पीता हूं। तंबाकू की गंध नमकीन हवा में घुल जाती है। मेरी जैकेट पुरानी है, जगह जगह पर पैच लगे हैं और मेरा चेहरा भी वैसा ही घिसा हुआ खुरदुरा है, जैसे ज्वार से बहकर आई लकड़ी हो। और हाँ, वो हुक भी है। कोई खास नहीं है, बस एक साधारण धातु का मुड़ा हुआ टुकड़ा है, जहां पहले मेरा हाथ था, लेकिन चमकदार है और काम कर देता है। मैंने उसके साथ काम कैसे करना है ये जल्दी सीख लिया। मैं गांठ बांध सकता हूं, जाल खींच सकता हूं, नाव चला सकता हूं, यहां तक कि पहले की तरह लकड़ी भी तराश सकता हूं। जिंदगी रुकती नहीं,
सिर्फ इसलिए कि तुमने अपना एक हिस्सा खो दिया है। तुम ढल जाते हो, तुम आगे बढ़ते रहते हो। उस दिन के बाद चीजें फिर से सामान्य हो गईं। वो लड़का बच गया। हालांकि अस्पताल से निकलने के बाद मैंने उसे या उसके परिवार को फिर कभी नहीं देखा। कॉलेज से ग्रेजुएट होने पर उसने मुझे एक पोस्टकार्ड भेजा था। वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन समंदर ज्यादा नहीं बदला और शहर भी नहीं। बारिश अब भी गिरती है, बादल अब भी नीचे लटके रहते हैं और हवा अब भी नमक जैसी महकती है। सीलन दीवारों पर चढ़ती रहती है। मछुआरे अब भी हर दिन निकलते हैं और टूरिस्ट अब भी उन्हीं पुरानी कहानियों से खिंचे चले आते हैं। डेड लाइट्स, सॉल्ट लाइन, सॉल्ट रॉक और लाइट हाउस सब अब भी यही हैं। किसी के नियम भूलने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अब भी हर टूरिस्ट को चेतावनी देता हूं। कुछ सुनते हैं और कुछ अनसुना कर देते हैं। उन्हें यकीन दिलाना मेरा काम नहीं है। मैं बस उन्हें वो बताता हूं जो उन्हें जानना चाहिए। मैं अपनी कहानियां जहां मौका मिले वहां सुनाता हूं, नाव पर, आंख के पास या बार में। यहां कहानियां लोगों को जिंदा रखती हैं। वो ऐसे नियम सिखाती हैं जो दिमाग में टिक जाएं, भले ही उस समय लोगों को एहसास ना हो। वो तुम्हें 2 बार सोचने पर मजबूर करती हैं। खतरे में कदम रखने से पहले, उस जोखिम को लेने से पहले जिसे तुम समझते नहीं। जिंदगी चलती रहती है। समंदर को फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या खोया या कौन से घाव साथ लिए घूम रहे हैं। वो बस चलता रहता है, लहर के बाद लहर, ज्वार के बाद ज्वार, और हम बस उसके साथ चल सकते हैं। तो अगर कभी तुम खुद को एक छोटे से तटीय शहर में पाओ जिसे द स्वाम्प कहा जाता है, हालांकि वो सच में दलदल नहीं है, तो बेहतर होगा कि नियमों का पालन करना। वो सरल हैं लेकिन माफ नहीं करते। जहां डेडलाइट्स दिखें वहां तैरना मत, सॉल्ट लाइन पार मत करना, हमेशा रुई अपने साथ रखना और लाइट हाउस की तरफ मत जाना, और सबसे जरूरी, सॉल्ट रॉक के पास कभी मत जाना। समंदर के अपने तरीके हैं और उसे फर्क नहीं पड़ता तुम उन्हें समझते हो या नहीं, लेकिन अगर तुम उनका सम्मान करो, नियमों का पालन करो, तो शायद तुम भी इतना जी जाओ कि अपनी कहानी सुना सको। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हाइप करना मत भूलना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।